अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं हूं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो है माइक्रोबायोलॉजी। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 बुक 1 दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है जी। आज जो हम माइक्रोबायोलॉजी में टॉपिक पढ़ेंगे वो है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। Microbiology of water. There are two major types of water. Number one, groundwater. Number two, surface water. It originates number one, groundwater. Groundwater जो है it originates from deep wells and subterranean springs. This is virtually free of bacteria due to the filtering action of soil, deep sand and rock. However, it may become contaminated when it flow along the चैनल्स। ग्राउंड वाटर जो होता है ये वो पानी होता है जो गहरे कुओं से निकाला जाता है या स्प्रिंग्स में से, जो आबशारें होती हैं उनमें से, और ये आम तौर पर बैक्टीरिया से फ्री होता है। क्यों? क्योंकि ये जब ये पास ऑन होता है ज़मीन की सतहों में से गुजरता है, गुजरते गुजरते फिर नीचे रेत भी आती है, मट्टी भी आती है, ये उनमें से गुजर के जब नीचे चला जाता है तो ये बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। ठीक है जी, तो ये बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये कुछ ऐसे चैनल्स में से गुजरता है जहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं, तो उस वजह से कुछ कंटामिनेशन हो सकती है। सेकेंड है सरफेस वाटर। इट इज़ फाउंड इन द स्ट्रीम, लेक्स एंड शैलो वेल्स। सरफेस वाटर जो है ये झीलों में, झील जिसे बोलते हैं, झीलों में या छोटे कुओं में या फिर चश्मों पे पाया जाता है। द एयर थ्रू विच द रेन पासिस में कंटामिनेट द वाटर। और यहाँ पर से क्योंकि बारिशें भी होंगी और उसके बाद हवा भी गुजरेगी तो ये पानी कंटामिनेशन हो सकता है। Other sources are the various type of establishment in the agriculture forms by the sides of the water flow. और फिर इस चश्मे के या इस झील के इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी इसको कंटामिनेशन कर सकता है। Possible sources of microbial contamination of a body of water are soil and agricultural runoff, farm animal rainwater, industrial waste, discharges from sewage treatment plants and storm water runoff from urban areas. वो ये कह रहा है कि आम तौर पर जो पानी के अंदर कंटेमिनेशन होती है अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में, वो होती है बेसिकली सॉइल एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से। मतलब हुआ ये कि एनिमल्स हैं, बारिशी पानी है, इन इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है या गंदा जो नाला गुजर रहा है, इन वजह से आमतौर पर पानी गंदा होता है और माइक्रोबियल कंटामिनेशन आती है उसमें। Water microbiology is concerned with the microorganisms that live in water or can be transported from one habitat to another by water. अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पानी की दो किस्में पढ़ी, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर। ग्राउंड मतलब जो जमीन की सतह में पानी मौजूद है, दूसरा है सरफेस वाटर जो जमीन की बिल्कुल ऊपर वाली जगह सतह पर मौजूद है, जमीन की बिल्कुल तह में मौजूद है ग्राउंड वाटर, और जो सतह पे मौजूद है ऊपर वो सरफेस वाटर है। ग्राउंड वाटर को हमने बोला क्योंकि ये फिल्ट्रेशन मट्टी, पत्थर और फिर रेत और कहाँ कहाँ से गुजर के नीचे पहुंचता है, फिर वो उसको बाहर निकाला जाता है, तो वो कंटेमिनेशन फ्री होता है ऑलमोस्ट। और जो सरफेस वाला होता है उसकी हमने एग्जांपल दी है, चश्मा और झील वगैरह के जो पानी होते हैं तो आम तौर पर ये गंदे ही होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? वो बारिशों की वजह से या ज़मीन की वजह से, जानवरों की वजह से गंदे होते हैं। अच्छा, फिर ये गंदे कैसे होते हैं? मतलब कोई भी पानी कैसे गंदा होता है?
या तो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से गंदा हो सकता है, या इस सीवरेज के निज़ाम की वजह से गंदा हो सकता है, बारिशों की वजह से, एनिमल्स की वजह से, इर्द गिर्द की सॉइल मिट्टी की वजह से, इससे पानी गंदा हो सकता है। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर से क्या मुराद है? हम माइक्रोबायोलॉजी ऑफ जो वाटर पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं? आइए इसका डेफिनेशन पढ़िए। माइक्रोबायोलॉजी, वाटर माइक्रोबायोलॉजी इज कंसर्न विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर। माइक्रोबायोलॉजी जो है पानी की, इसको बेसिकली इस चीज से कंसर्न है कि आपकी जो ये पानी है इसके अंदर कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इस चीज की स्टडी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाती है। द वाटर माइक्रोबायोलॉजी इज कंसर्न विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर। माइक्रोबायोलॉजी जो है वाटर की, वो इस चीज से कंसर्न रखती है कि आपके पानी के अंदर कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड और कितने ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर स्पेस। Many microorganisms are found naturally in fresh and salt water. बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेश या सॉल्ट वाटर में ग्रो करते हैं। These include bacteria, cyanobacteria, protozoa, algae and tiny animals such as rotifers. और इनमें बैक्टीरियाज हैं, साइनोबैक्टीरियाज हैं, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, टाइनी एनिमल्स लाइक रोटीफर्स भी है। ये एग्जांपल्स हैं कुछ ना उन बैक्टीरियाज की, जो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ग्रो करते हैं पानी के अंदर। These can be important in the food chain that form the basic life in the water. For example, the microbes called cyanobacteria convert the energy of the sun into the energy to live into the water. वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये देखना बड़ा लाजिम होगा कि ये जितने साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरियाज वगैरह हैं, ये पानी के अंदर अपनी ज़िंदगी कैसे चला रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी साइनोबैक्टीरिया की। जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ये जो सूरज की शुआएं होती हैं उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है अपने बॉडी की एनर्जी के लिए। द प्लेंटीफुल नंबर्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इन टर्न्स आर यूज्ड एज द फूड फॉर देयर लाइफ। और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि वो कुछ ऑर्गेनिजम्स को खाकर अपनी लाइफ को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द एल्गी दैट थ्राइव इन वाटर आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट फूड सोर्स फॉर द अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। एल्गी जो है, जो गर्म पानी में रहता है, ये बहुत सारे अदर एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनके लिए खुराक है, उनके लिए ये एनर्जी है। Water can support the growth of many types of organisms. This can be advantageous. However, the presence of other diseases causing microbes in water is unhealthy and even life threatening. ठीक है, वो ये कह रहा है वाटर जो है वो सपोर्ट करता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कि वो वहाँ रहें, पलें, फूलें, बढ़ें। दिस कैन बी एडवांटेजेस, ये एक फायदे वाली चीज है, मगर द प्रेजेंस ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन वाटर, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो के डिजीजेस बनाते हैं, अगर वो पानी के अंदर मौजूद हों तो फिर जो उस पानी को पिएगा उसके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, the chemical activities of certain strain of yeast provide us with beer and bread as well. The growth of some bacteria contaminated water can help reduce the poisons from the water. तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे हम ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो करवाते हैं ना, फर्मेंटेशन करते हैं। दही भी आप लोग खाते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो पानी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए, मतलब होना चाहिए नहीं, हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी।
फिर आता है फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया दैट लिव इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड अदर वार्म ब्लड एनिमल्स सच एज एसर्शिया कोलाई, साल्मोनेला, शिगेला एंड विब्रियोई कैन कंटेमिनेट वाटर इफ feces enter the water. Contamination of drinking water with Escherichia coli known as कैन बी फैटल। वो ये कह रहा है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है एसर्शिया कोलाई, ई कोलाई भी बोलते हैं उसे। अच्छा, वो करता क्या है, वो आपके खाने को हजम करता है, आपके खाने को हजम करने में मदद करता है। अच्छा, फिर जब आप फीसिस करते हैं ना, तो फीसिस करने से वो आपके बॉडी से आउट भी होता है, आपकी बॉडी से आउट भी हो जाता है। अच्छा, ये फीसिस अगर पानी में मिल जाए, ये फीसिस अगर पानी में मिल जाए और वो पानी कोई पी ले, तो एसर्शिया कोलाई होंगे ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नुकसानदेह, शदीद नुकसानदेह हो सकते हैं उसके लिए जो ये पानी पिएगा। The contamination of municipal water supply of Walkerton, Ontario, Canada in the summer of 2000 by strain sickened 2000 people and killed 7 people. कह रहा है इसी तरह जो है ये पानी का पाइपलाइन है वो मिक्स हो गया था सीवरेज के पाइपलाइन के साथ कनाडा में, ठीक है। तो फिर उससे क्या हुआ, लोगों ने कंटेमिनेशन पानी पी लिया, तो फिर उससे 7 लोगों की डेथ हो गई थी और 2000 लोग बीमार हो गए थे। The intestinal tract of warm-blooded animals also contain viruses that can contaminate water and cause disease. तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसे और भी, ये तो आपको एक एसर्शिया कोलाई की एग्जांपल दी है ना, तो इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे वायरसेस, बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं मुख्तलिफ जानवरों में, मुख्तलिफ चीज़ों में, जो कि उनके इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जब वो फीसिस के साथ बाहर निकल जाते हैं, अगर वो पानी में मिक्स हो जाए और वो पानी कोई पी ले, तो फिर शदीद नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल है उसकी रोटा वायरस, एंटेरोवायरसेस एंड कॉक्सैकी वायरसेस, कॉक्सैकी वायरसेस। Another group of microbe of concern in water microbiology are protozoa. The 2 protozoa of the most concern are Giardia and Cryptosporidium. Cryptosporidium. आइए अब पढ़ते हैं फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, ये जो मैंने इसके अंदर बनाया ना, ये वाला, ये इसकी गहराई है, ठीक है जी। ये समंदर का पानी है सारे का सारा, ठीक है जी। ये समंदर का क्या है, पानी है, ये इसकी गहराई है। अच्छा, ये वो जगह सी शोर जिसे बोलते हैं, मतलब समंदर का किनारा, ठीक है। ये समंदर की गहराई है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये समंदर का किनारा है। अच्छा, अब इसके 3 जो है ना वो एरिया होते हैं। नंबर 1 लिटरल जोन, नंबर 2 लिमिनेटिक जोन, एंड नंबर 3 सबसे ज्यादा गहराई वाला बेंथिक जोन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द फ्रेश वाटर। द रीजन ऑफ द वाटर बॉडी नियर द शोर लाइन इज वेल लाइटेड, शैलो एंड वार्मर देन अदर रीजन ऑफ द
वाटर। अच्छा, अब यहां पे इसने तीन बातें की हैं। उसने कहा है कि लिटरल जोन जो है वो समंदर के जो किनारा है उस एरिया को लिटरल जोन कहते हैं। अच्छा, इस लिटरल जोन की खुसूसियात क्या होती है कि यहाँ पर सूरज की शुआएं सबसे ज़्यादा पड़ रही होती हैं, इसकी गहराई सबसे कम होती है, गहराई सबसे कम होती है बाकी जोन से ना, और सूरज की शुआएं सबसे ज़्यादा यहाँ पड़ रही होती हैं, यहाँ का पानी ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, यही तीन बातें उसने की हुई है कि यहाँ पर सूरज की शुआएं सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, लाइट एरिया होता है, ठीक है, तरीकी नहीं होती, यहाँ पे गहराई कम होती है, पानी गर्म होता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एल्गी एंड बैक्टीरिया दैट यूज लाइट एज एन एनर्जी थ्राइव इन दिस एरिया। उसने कहा कि वो एल्गी और वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो सूरज की शुआओं को इस्तेमाल करते हैं वो लिटरल जोन एरिया में रहते हैं, वो लिटरल जोन एरिया में रहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है लिमनेटिक जोन। नेक्स्ट क्या है? लिमनेटिक जोन, फर्दर वे अवे फ्रॉम द शोर, सी शोर मतलब समंदर का किनारा, तो फर्दर मूव अवे फ्रॉम द सी शोर is the photosynthetic microbes also live here. As the water deepens, temperature become colder and the oxygen concentration of the light in the water decreases. अच्छा, दूसरी बात ये है, यहां पर आप लिख लें, मतलब अब समझ लें कि चार चीजें हम लोग ना मेन फोकस कर रहे हैं: गहराई, सूरज की शुआएं, गर्म होना पानी का, और गहराई, गहराई सूरज की शुआएं, गर्म होना, और ऑक्सीजन लेवल का होना, ऑक्सीजन का होना, ये चार बातों का हम कर रहे हैं। अच्छा, लिटरल जोन जो है इसमें गहराई सबसे कम, सूरज की शुआएं सबसे ज्यादा, गर्म, हाँ जी ये पानी गर्म होगा, ऑक्सीजन ज्यादा। ठीक है जी, लिटरल जोन में ये चीज होगी। अच्छा, लिमनेटिक जोन में आ जाए तो लिमनेटिक जोन में गहराई दरमियानी, ना ज्यादा गहराई ना कम। अच्छा, सूरज की शुआएं वो भी दरमियानी, थोड़ी बहुत शुआएं भी होंगी, गर्म ठंडा पानी होगा ये, ऑक्सीजन दरमियाना, यहां पर ऑक्सीजन लेवल भी जो होगा वो कम होगा। एज द वाटर डीपन्स, जो ही गहराई शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर बिकम कोल्डर, गर्म पानी ठंडा पानी होना शुरू हो जाएगा, एंड द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की मिकदार भी कम होना शुरू हो जाएगी, एंड द लाइट इन द वाटर डिक्रीजेस, और यहाँ पर सूरज की शुआएं भी कम होना शुरू हो जाएगी। नाउ द माइक्रोब्स दैट रिक्वायर ऑक्सीजन डू नॉट थ्राइव हियर। अब वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए वो यहाँ पर नहीं रह सकते। इंस्टेड पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया विच कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन बैक्टीरिया, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन के बगैर भी रह सकते हैं, तो वो लिमनेटिक जोन में भी ग्रो कर जाएंगे। फिर लास्ट पे आता है बेंथिक जोन। फाइनली एट द बॉटम ऑफ द फ्रेश वाटर, बिल्कुल गहराई, सबसे ज्यादा गहराई जो होगी, ठीक है, वो बेंथिक जोन में होगी। ये बेंथिक जोन है, यहां पे सबसे ज्यादा गहराई होगी, सूरज की शुआएं जीरो, यहां पर सूरज की शुआएं नहीं होंगी, गर्म बिल्कुल नहीं, ये पानी बहुत ज्यादा ठंडा होगा, और फिर ऑक्सीजन लेवल जीरो, जीरो ऑक्सीजन लेवल होगा यहां पर। ठीक है, कोई भी ऑक्सीजन लेवल यहां पर नहीं होगा। फ्यू माइक्रोब सर्वाइव्स हियर, यहां पर बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट सच एज मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो सूरज की शुआओं से और ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, वो बेंथिक जोन में जिंदा रहेंगे। नेक्स्ट आता है सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी। सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी presents a different environment to microorganism. The higher salt concentration
हायर pH एंड लोअर न्यूट्रिएंट रिलेटिव टू फ्रेश वाटर। वो ये कह रहे हैं, ये हमने फ्रेश वाटर की बात की है ना, तो अब वो बात कर रहे हैं सॉल्ट वाटर की, समंदरी पानी की। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि समंदरी पानी के अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसका जो pH होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं उसके अंदर, आर लीथल टू मैनी ऑर्गेनिजम्स, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए वो लीथल होते हैं। बट सॉल्ट लविंग, और ये सॉल्ट लविंग होते हैं। जो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया होंगे, जिनको सॉल्ट पसंद होगा, जो सॉल्ट में ग्रो कर सकते होंगे, वही सिर्फ इसमें रह सकेंगे। उनको हेलोफिलिक भी कहते हैं, हेलोफिलिक। Some bacteria that also live in fresh water are plentiful. Pseudomonas and Vibrio. Also in 2001, researchers demonstrated that the ancient form of microbial life known as the Archaebacteria is one of the dominant form of the life in the oceans. वो ये कह रहे हैं कि आर्ची बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये 2001 में रिसर्चर्स ने बताया था। द रोल ऑफ द आर्चीबैक्टीरिया इन द ओशन फूड चेन इज नॉट येट नॉन बट मोस्ट ऑफ द वाइटल इंपॉर्टेंस। वो कह रहे हैं कि हमने ये तो डिस्कवर कर लिया कि आर्चीबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इसका वहाँ पर काम क्या है, इसकी वहाँ इंपॉर्टेंस क्या है, ये अभी तक पता नहीं लगाई जा सकती। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो भी इसका वहाँ काम है बहुत इंपॉर्टेंट काम है। Another microorganisms found in salt water is the type of algae known as dinoflagellates। वो ये कह रहा है कि एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉल्ट वाटर में पाया जाता है वो एल्गी की एक फॉर्म डायनोफ्लैजिलेट्स है। द रैपिड ग्रोथ एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स कैन टर्न द वाटर रेड्स, दिस रेड टाइड्स। तो वो ये कह रहा है कि जब ये डायनोफ्लैजिलेट्स ग्रो करता है, अपनी कॉलोनीज बनाता है, तो वो पानी को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल, लाल रंग का पानी बना देता है। दिस रेड टाइड्स डिप्लीट्स द वाटर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन विच कैन कॉज मैनी फिश टू डाई। अच्छा, ये जो रेड टाइड्स बन जाती हैं, ये जो लाल कलर की एक तह सी बन जाती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की शदीद कमी हो जाती है पानी के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे फिशेस जो है वो मर जाती हैं। एज वेल ह्यूमन्स कैन बिकम इल बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड फिश। और अगर रेड टाइड्स वाली फिश कोई ह्यूमन बीन खा ले तो वो ह्यूमन बीन भी कंटेमिनेट, वो जो है ना वो बीमार हो जाएगा या शदीद बीमार भी हो सकता है। Water can also be an ideal means of transporting a microorganism from one place to other. For example, the water that is carried in the hulls of ships to stabilize the vessels during their ocean voyages is not known to be a mean of transporting microorganisms around the globe. वो ये कह रहा है कि वाटर जो है ये बेसिकली मेन ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। बहुत सारी ट्रांसपोर्ट जो हमारी बिजनेसेस की है, दीगर कार्गोज वगैरह हैं, वो वाटर के थ्रू होती है। बट द वाटर इज कैरिड द हल ऑफ द शिप टू स्टेबलाइज द वेसल्स ड्यूरिंग देयर ओशन वॉयजेस इज नॉट नोन टू बी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मैग्नेटिज्म अराउंड द। और ये जब शिप्स हमारी गुजरती हैं समंदर के अंदर से, तो फिर ये जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये शिप्स के साथ अटैच होके मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच जाते हैं पूरी दुनिया में। वन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म अ बैक्टीरियम कॉल्ड विब्रियो कॉलराई कॉज लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया इन ह्यूमंस। तो इनमें से एक उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम बताया है विब्रियो कॉलराई, और ये खसरा मतलब जो है ना कॉलरा करता है, सॉरी खसरा नहीं कॉलरा करता है। और ये कॉलरा जो है ये विब्रियो कॉलराई एक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो करता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ही ट्रैवल कर जाता है। ड्रिंकिंग वाटर इज यूजली ट्रीटेड टू
मिनिमाइज द रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। पानी को पीना जो है वो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन उसमें कम से कम हो, ऐसा वाला पानी पीना चाहिए हमें। द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट हैज़ बीन नोन फॉर सेंचुरीज। और साफ पानी या ट्रीटेड पानी मतलब साफ किया हुआ पानी पीना तो कई दिहाइयों से मशहूर है, मरूफ है। फॉर एग्जाम्पल इन प्री क्रिश्चियन टाइम द स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन जग्स मेड अप ऑफ मेटल वाज प्रिस्क्राइब। तो क्रिश्चियंस जो हैं वो बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में क्या किया करते थे कि मेटल्स के जग बनाकर उनमें पानी पिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो ये कहा करते थे कि जो मेटल्स है ना ये बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है। Similarly, the boiling of drinking water as a mean of protection of water has long been known. और इसी तरह पानी को उबाल कर पीना भी कई दिहाइयों से मारूफ है। लोग पानी को उबाल कर पीते हैं जिससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटामिनेशन नहीं होती। Chemicals such as a chlorine or chlorine derivative has been a popular mean of killing bacteria such as Escherichia coli in water since the early decades of the 20th century. जब से ये 20th century स्टार्ट हुई है, क्लोरीन और क्लोरीन के जो डेरिवेटिव्स हैं इसको इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने के लिए ताकि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जा सके, खास तौर पर एशेरिचिया कोलाई को। Other bacteria killing treatment that are increasingly becoming popular include the use of a gas called ozone। और बैक्टीरियाज को किल करने के लिए कुछ गैसेस भी ऐसी इस्तेमाल की जा रही हैं। उनमें एक एग्जांपल ओजोन गैस की है जिसको इस्तेमाल करते हैं जिससे पानी के अंदर जो कंटेमिनेशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो ख़त्म हो जाती है। The disabling of the microbe genetic material by the use of UV lights। और अल्ट्रा वायलेंट लाइट्स जो है उनको भी इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पानी के अंदर किल करने के लिए। Microbes can also be physically excluded from the water by passing the water through a filter. Modern filters have holes in them that are so tiny that the even particles are minuscule as viruses can be trapped। और वो ये कह रहे हैं कि मॉडर्न दौर में फिल्टर पेपर भी यूज़ किए जाते हैं जिनके अंदर इतने बारीक सुराख होते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको पास ऑन नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्री, वाटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने का। ठीक है जी, तो ये कुछ कंटेमिनेशन को फ्री करने के उसने तरीके बताए। और हमारा लास्ट टॉपिक है आज का माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर का, वो है टर्बिडिटी टेस्ट। टर्बिडिटी टेस्ट एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वाटर माइक्रोबायोलॉजी particularly for drinking water is the testing of the water to ensure that it is safe for drink। वो ये कह रहा है कि पानी का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए कि क्या ये पानी पीने के काबिल भी है या नहीं, क्या इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं हैं। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग कैन बी डन इन सेवरल वेज। पानी की क्वालिटी बहुत सारे तरीक़ों से चेक की जाती है। ऑन पॉपुलर टेस्ट मेजर्स द टर्बिडिटी ऑफ द वाटर। टर्बिडिटी गिव्स और पानी को टेस्ट करने के लिए उसकी टर्बिडिटी टेस्ट की जाती है। टर्बिडिटी गिव एन इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर। और टर्बिडिटी हमें बताती है कि पानी के अंदर कितने सस्पेंडेड मटेरियल मौजूद हैं। ठीक है जी। Typically, if material such as the soil is present in the water, then microorganism will also be present। और ख़ास तौर पर अगर पानी के अंदर सॉइल मौजूद है, मट्टी मौजूद है, तो ये लाजिम है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे।
द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल इवन स्मॉल एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस कैन डिक्रीज द क्लैरिटी ऑफ द वाटर। और पानी के अंदर कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो, माइन्यूट से माइन्यूट मिनरल या कोई भी मटेरियल होगा, तो वो पानी की शफाफियत को, पानी की क्लैरिटी को जरूर बदल देगा। पानी की रंगत, पानी की शफाफियत बदल जाएगी। Turbidity is a quick way of indicating if water quality is deteriorating and so if action should be taken to correct the water problem। और turbidity को चेक किया जाएगा और पता लगाया जाएगा क्या ये जो है वो पानी कंटेमिनेटेड तो नहीं है। और अगर टर्बिडिटी प्रॉब्लम है तो फिर हम क्या करेंगे कि उसकी इंडिकेशंस की तरफ जाएंगे, टेस्टिंग की तरफ जाएंगे और पानी को पाक करने की तरफ जाएंगे। इन मैनी कंट्रीज वाटर माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन। बहुत सारे मुल्कों के अंदर पानी को साफ रखने के कवानीन बने हुए हैं। रेगुलेशन स्पेसिफाई हाउ ऑफन वाटर रिसोर्सेज आर सैम्पल्ड, हाउ द सैम्पलिंग इज डन, हाउ द एनालिसिस विल बी परफॉर्म, व्हाट माइक्रोब्स आर डिटेक्टेड एंड द एक्सेप्टेबल लिमिट्स फॉर द टारगेट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द वाटर सैंपल। और ये पूरे कानून बने हुए हैं कि पानी कहाँ से लिया जाएगा पीने वाला, फिर उस पानी के सैंपल्स आप कैसे टेस्ट करवाएंगे, उसके अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए, उसकी एनालिसिस कैसे होगी, कैसे उसको पास आउट किया जाएगा और कैसे वो पानी पीने के काबिल बनाया जाएगा। टेस्टिंग फॉर माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीजेस। और उन माइक्रोब्स की टेस्टिंग जो डिजीज कॉज करते हैं कैन बी एक्सपेंसिव एंड इफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन लो नंबर दे मे एस्केप डिटेक्शन। और वो ये कह रहा है कि नो डाउट के डिटेक्शन जो है माइक्रोब्स की बहुत एक्सपेंसिव है, और अगर तो ये माइन्यूट क्वांटिटी में है मतलब ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉजिंग, फिर तो ये डिटेक्ट भी नहीं होंगे। ठीक है। इंस्टेड अदर मोर न्यूमरस बैक्टीरिया provide an indication of fecal pollution of the water. Escherichia coli have been used the indicator of fecal pollution for decades. तो हम Escherichia coli जो है उसको ही चेक कर लेते हैं। The bacterium is present in the intestinal tract in huge number and the more numerous than the disease causing bacteria and viruses, the chances of detecting Escherichia coli are better than detecting the actual disease causing microorganism. तो हमें क्या करना चाहिए कि ये लाजिम है कि हम वो वाले बैक्टीरियाज को कैलकुलेट करें जो हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम देखें क्या इसमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं या नहीं हैं। द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरियम इन द वाटर इज इंडिकेटिव ऑफ रीसेंट फीकल पोल्यूशन। फाइनली एशेरिचिया कोलाई कैन बी डिटेक्टेड इजीली एंड इनएक्सपेंसिवली। तो वो ये कह रहा है कि एशेरिचिया कोलाई जो है ये भी एक मेन फैक्टर है फीकल पोल्यूशन का। तो फीकल पोल्यूशन एशेरिचिया कोलाई को डिटेक्ट करना इतना महंगा भी नहीं है। ठीक है। तो ये उसने कुछ आज हमने वाटर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है। तो वाटर बोर्न डिजीजेस भी उन्होंने लिखी हुई है, डायरिया, हेडेक, सिम्टम, मलेज, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह हैं। ट्रांसमिशन वाटर बोर्न डिजीजेस हैं ये, डेंगू फीवर, मलेरिया, टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस ए, कोलरा, गियार्डियासिस, ये सारी की सारी डिजीजेस जो हैं ये पानी के जरासीम से फैलती हैं। ठीक है जी, पानी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं। इनके सिम्टम्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपने ज़रूर याद करने हैं। आइए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो आज पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। वाटर दो किस्म के होते हैं, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर वो जो ज़मीन की तह से आए और सरफेस वाटर जो ज़मीन की सतह से हों। अच्छा, हम माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर पढ़ते क्यों हैं कि बेसिकली हम ये देख सकें कि पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कौन से ग्रो करते हैं, कौन से ग्रो नहीं करते, और फिर हमें ये कितने हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि फ़्रेश वाटर के कितने जोन होते हैं। फ़्रेश वाटर के 3 जोन होते हैं। इनमें जो हमने चीज़ें देखी वो शुआओं को देखा, उसकी गहराई को देखा, गर्म होना और ऑक्सीजन लेवल को होना देखा। तो लिटरल जोन है, लिमिनेटिक जोन और बेंथिक जोन है। ठीक है। फिर पानी को पाक करने का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने कुछ तरीके सीखे। पहले वक्तों में मेटल का जग इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद पानी को बॉयल भी किया जाता है, केमिकल क्लोरीन भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ओजोन गैस भी इस्तेमाल की जाती है, अल्ट्रावायलेंट रेज भी इस्तेमाल की जाती हैं और फिल्टर पेपर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। टर्बिडिटी टेस्ट भी
किया जा सकता है पानी के चेक करने के लिए। और वाटर बोर्न डिजीज़ कौन सी हैं? डेंगू, मलेरिया है, टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस ए वगैरह, और इनके सिम्टम्स डायरिया, हेडेक, मलेरिया वगैरह है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर ये ख़त्म हुआ। ठीक है जी, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये लाजिम पेपर में आता है, इसमें से इसको आपने ज़रूर याद करना है। इसमें से आपने कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें, आप मुझे ईमेल करें, मुझसे इन कांटेक्ट में आएँ, लेकिन टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें और फिर याद करें। ठीक है जी, मेरी तरफ से आज इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।